इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में ना तो हम किसी डिफेंस न्यूज़ को कवर करने वाले हैं और ना ही किसी रक्षा उपकरण के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, बल्कि आज के इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसको लेकर के आपके मन में कभी न कभी जो प्रश्न है वो ज़रूर आया होगा। और वो प्रश्न है कि क्या होता है जब किसी भी वायुसेना से फाइटर एयरक्राफ्ट्स को रिटायर कर दिया जाता है। क्या वो एयरक्राफ्ट जो कभी वायुसेना का एक प्रमुख अंग थे, रिटायर होने के बाद एकदम बर्बाद हो जाते हैं? क्या उनको कहीं पे फेंक दिया जाता है या फिर उनको क्षतिग्रस्त करके रख दिया जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको जान के आश्चर्य होगा कि रिटायर होने के बाद कभी कभी तो ये प्लेटफॉर्म और भी ज़्यादा घातक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, बस थोड़ी देर रुकिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, जब मैं छोटा था और कभी भी ऐसी जगह पर जाता था जहां पर सैन्य छावनी होती थी, एयरफोर्स स्टेशन होते थे, तो वहां पर मैं अक्सर देखता था कि किसी भी एयरफोर्स स्टेशन का जहां एंट्री गेट है वहां पर भारतीय वायुसेना के कुछ जहाज़ों के वहां पर डमी मॉडल लगाए रहते थे। और जैसे अगर मैं बात करूं प्रयागराज की, तो आपने अगर कभी यहाँ पे विजिट किया है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर HF-24 मारुत का एक मॉडल लगाया गया है। उसको देख करके हमेशा मेरे मन में ये प्रश्न उठता था कि क्या ये वाकई एक्चुअल एयरक्राफ्ट है या सिर्फ एक डमी मॉडल है, और आखिरकार ये यहाँ पर क्यों लगाए गए। तो इसी का जवाब आज हम आपको देंगे कि जब भी आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं तो वो क्यों आते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, वायुसेना के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट एक सबसे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण होते हैं। इनका इस्तेमाल जो वायुसेना है, खासकर अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें, तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि धरती में जैसे हम इंसान अमर नहीं हैं, वैसे कोई भी रक्षा उपकरण हो वो भी हमेशा सर्विस में नहीं रह पाता। एयरक्राफ्ट की भी अपनी एक लाइफ होती है और उस लाइफ स्पैन को पार करने के बाद एयरक्राफ्ट में अलग अलग प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलने लगती हैं। जैसे कभी कभी इनके एयरफ्रेम में क्रैक्स देखने को मिलते हैं और आपको ये मामूली बात लगेगी, लेकिन जब ये रफ्तार जिस रफ्तार में ये उड़ान भरते हैं उसमें ये क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एयरक्राफ्ट के रिटायर होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो हमने आपको बताया कि इनके एयरफ्रेम की जो लाइफ है वो पूरे हो जाने के बाद इनको उड़ाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका एग्जाम्पल आपने भारतीय वायुसेना के MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ देखा, MiG-27 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ देखा। इनफैक्ट आप इस समय कोई भी पुराना फाइटर एयरक्राफ्ट ले लीजिए, उसको उड़ाना बहुत ज़्यादा घातक है। पहला रीज़न तो इनके रिटायर होने का ये है। दूसरा रीज़न दोस्तों होता ये है कि मान लीजिए कि किसी भी देश ने दूसरे देश से कोई रक्षा उपकरण खरीदा, खासकर फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा, और आने वाले भविष्य में उन दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे नहीं है, और मान लीजिए जिस देश ने एयरक्राफ्ट खरीदा है उसको स्पेयर पार्ट की सप्लाई मिलने ही बंद हो गई। तो अब जब स्पेयर पार्ट की सप्लाई मिलनी ही बंद हो गई तो इसका मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट के रख रखाव में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और मेंटेनेंस के अभाव में न चाहते हुए भी उनको अपने एयरक्राफ्ट को रिटायर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ईरान को देखिए। अमेरिका ने बहुत पहले ही अपने F-14 टॉमकैट्स को रिटायर कर दिया, लेकिन ईरान की सर्विस में अभी भी कुछ एयरक्राफ्ट एक्टिव हैं, लेकिन मजबूरन ईरान को उन्हें ग्राउंडेड करना पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि उनके जो F-14 टॉमकैट की फ्लीट है उसको स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई मिल ही नहीं रही है समय पर, जो मिल भी रही है वो काफ़ी कम है, तो ना चाहते हुए भी उन्हें उसे रिटायर करना पड़ रहा है। और तीसरा रीज़न ये होता है कि कभी कभी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर पाना किसी देश के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यही कारण होता है कि उन्हें भी इसको ग्राउंडेड करना पड़ता है या रिटायर करना पड़ता है। इनफैक्ट अमेरिका ने भी अपने कई एयरक्राफ्ट को इसी कारणों से ग्राउंडेड भी किया है और रिटायर भी किया है, जिसमें F-117 नाइटहॉक का नाम सबसे ज़्यादा आगे आता है। तो अब आपको पता चल गया कुछ प्रमुख कारणों के बारे में कि आखिरकार एयरक्राफ्ट रिटायर किए क्यों जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये रिटायर कर दिए गए तो क्या इनको फेंक दिया जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट के अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में फ्रांस के कुछ रिटायर्ड मिराज 2000 को खरीदने का फैसला किया। ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना उनको उड़ाएगी, जी नहीं। उन रिटायर्ड जहाज़ों को खरीदने के बाद उनके कुछ बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको स्पेयर पार्ट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और भारतीय वायुसेना ऐसा करना भी चाहती है। इसी प्रकार तमाम देश जो अपने रिटायर्ड जेट हैं उनके स्पेयर पार्ट्स को बेचने का काम भी करते हैं उन देशों को जिनको स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है। तो स्पेयर पार्ट्स के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है,
जैसे कि मान लीजिए अलग अलग कंपोनेंट, रेडार हो गए, एवियोनिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स हो गए, तो इनको स्पेयर पार्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और मेंटेनेंस पर्पस को ध्यान में रखते हुए। दूसरा जो इनका मुख्य प्रयोजन होता है रिटायरमेंट के बाद, वो डिस्प्ले। हमने आपको जो प्रस्तावना दी इसी वीडियो के शुरुआत में, वो उसी का एक अंग है। डिस्प्ले का मतलब ये है कि बहुत सारे फेमस प्लेसेस जैसे कि मिलिट्री स्कूल्स हो गए, एसएसबी सेंटर्स, एयरपोर्ट, एयरफोर्स स्टेशन हो गए, तो वहाँ पर इन जहाज़ों की रेप्लिका मॉडल्स या इन्हीं जहाज़ों को जो इनके एवियोनिक्स है, रेडार्स हैं, इनको निकाल करके एक डमी मॉडल के तौर पर खड़ा कर दिया जाता है, ताकि जो यूथ है वो इसको देख करके आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो। उसके बाद मान लीजिए अगर कोई भी इस्तेमाल नहीं होता तो इनको, जैसे हमारे यहाँ कब्रिस्तान और शमशान होता है, तो वैसे एयरक्राफ्ट्स के लिए भी जो इनकी ग्रेवयार्ड है, जिसको हम बोनयार्ड भी कहते हैं, वो बना दिया जाता है, जहाँ पर इन जहाज़ों को एक ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पर इनके एयरफ्रेम जल्दी ख़राब ना हो। खासकर गर्म जगहों पे इनको स्टोर कर दिया जाता है। अगर आप देखें अमेरिका में, तो अमेरिका ने भी अपना एक बहुत बड़ा बोनयार्ड बनाया हुआ है जहाँ पर वो अपने पुराने एयरक्राफ्ट्स को स्टोर करता है। और बताया ये भी जाता है कुछ सोर्सेस के द्वारा, कुछ जानकार लोगों के द्वारा, कि कभी कभी इन जहाज़ों के कुछ ऐसे पुर्जे होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वहाँ से उनको निकाल करके बेच भी देते हैं। कई देश ऐसे हैं। और अगला जो प्रयोजन है वो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, वर्ष 2010 के पहले होता ये था कि ये माना जाता था कि अगर एयरक्राफ्ट रिटायर कर दिए गए हैं तो उनका इस्तेमाल सिर्फ स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई या फिर डिस्प्ले में किया जाएगा। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और मॉडर्न वॉरफेयर की नीड्स ने बहुत सारे परिवर्तन करवा दिए हैं। और इसकी शुरुआत करी अमेरिका ने किया क्या कि अमेरिका ने अपने पुराने F-16 जो रिटायर हो रहे हैं उनको ड्रोन्स में कन्वर्ट कर दिया। यह हम एक्सपेंडेबल टारगेट्स की बात भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये एक्सपेंडेबल टारगेट्स होते क्या हैं। दोस्तों, एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स का आप ये समझ सकते हैं कि जो युद्ध अभ्यास है उनमें इनका इस्तेमाल एज अ टारगेट किया जाता है। और अमेरिका ने किया क्या कि अमेरिका ने अपने F-16 जो जहाज़ है जो रिटायर हुए उनको ड्रोन में कन्वर्ट कर दिया और उनका इस्तेमाल अब वो एयर कॉम्बैट की एक्सरसाइजेज में करते हैं। लेकिन अब हर देश ऐसा नहीं कर सकता। जैसे भारत में ही अगर हम बात करें तो भारत में कैट्स OMCA नाम से एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है, यानी ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसके अंतर्गत जो रिटायर्ड एयरक्राफ्ट हैं, खासकर MiG-27, इनको ड्रोन में कन्वर्ट किए जाने का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है और इसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है। अब MiG-27 के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी रिटायर किए जा चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि कैट्स ओमका प्रोग्राम के अंतर्गत इनको ड्रोन में कन्वर्ट किया जाएगा और आने वाले समय में इनका इस्तेमाल डिकॉय के तौर पर या फिर एरियल टारगेट्स के तौर पर किया जाएगा। खासकर अगर हम बात करें तो इनका इस्तेमाल सीड मिशन के अंतर्गत किया जाएगा। और सीड मिशन के बारे में हमने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो जो कल रात में हमने अपलोड करी थी 9:30 बजे, उसमें हमने आपको अच्छे से समझाया है कि सीड मिशन होते क्या हैं और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल सीड मिशन के लिए कैसे किया जाता है। तो उस तौर पर MiG-27 का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब हमने आपको जैसा बताया कि हर एयरक्राफ्ट को ओमका यानी ड्रोन में कन्वर्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पुराने एयरक्राफ्ट जो हैं वो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम से इक्विप नहीं हैं और उनको आज के समय के हिसाब से डिजिटल फ्लाई बाय वायर और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजीज देने में काफ़ी खर्च आता है। इसलिए जो कुछ देश हैं जो सक्षम हैं वो तो कर लेते हैं, बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं उनको इसी तरह रख दिया जाता है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको टॉपिक काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। हालांकि हमने जो वीडियोज इस्तेमाल करी हैं वो एक्टिव सर्विस में एयरक्राफ्ट हैं उनके इस्तेमाल करी, ताकि रिप्रेजेंटेशन को हम और भी ज़्यादा अच्छा बना सके। वरना अगर हम इमेजेस लगा देते तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को देखने में बोर ज़रूर हो जाते। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।